कल आधी रात को आसेबी मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अब मैं जाती हूँ। ये कहकर कादम्बरी उठी। उसने शहरयार के हाथ को बोसा दिया, मुस्कुराई और बंद दरवाजे की तरफ जाते हुए शहरयार की निगाहों से गायब हो गई। उसके जाने के बाद शहरयार देर तक सोचता रहा। उसे यकीन हो गया था कि कादम्बरी वाकई उससे मोहब्बत करती है और उसने जो कुछ कहा है वो सच है, और वो सिर्फ उसी के कहने पर अमल करके उस करीहुल मंजर भुतने सरदार शंकर राव से निजात हासिल कर सकता है। उसने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ली और दूसरे दिन दोपहर के बाद दरियाई जहलम की पहाड़ियों की जानिब, जहां वो पुरस्कार आसेबी मंदिर था, रवाना हो गया। सर्वे पार्टी वहां से जा चुकी थी। वो शाम को वहां पहुंचा। अब सर्दियों का मौसम नहीं था। रात बड़ी खामोश और खुशगवार थी। एक खास कस्बे तक वो लॉरी में आया था। वहां से पैदल चलकर उस मकाम तक पहुंचा था जहां सर्दियों के मौसम में सर्वे पार्टी का कैंप लगा था। यहाँ से आसेबी मंदिर करीब ही था और साफ नजर आता था। शहरयार ने कुछ वक्त दरियाए जहलम के किनारे चल फिर कर गुजारा और जब रात गहरी हो गई तो आसेबी मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब उसे आसेबी मंदिर से कोई खौफ महसूस नहीं होता था। एक इस वजह से कि वहां की बदरूह कादम्बरी ने खुद उसे वहां बुलाया था और वो उससे प्यार करती थी। दूसरी वजह यह थी कि वो जानता था कि करीहुल मंजर भुतना शंकर राव महीने की सिर्फ एक रात को ही वहां आता है, और कादम्बरी ने शहरयार को बता दिया था कि वो रात 10 दिनों के बाद आएगी। टॉर्च उसने जेब में रख ली थी। मंदिर के नशेब व फराज से वो वाकिफ ही था। कादम्बरी ने उसे उस कमरे में आने को कहा था जहां उस मनहूस रात को बदरूहों की महफिल ने धमाचौकड़ी मचाई थी और शंकर राव भुतने ने कादम्बरी को कत्ल किया था। शहरयार आसेबी मंदिर के तहखाने की कोठड़ियों की सीढ़ियां उतरकर खिड़की के शिगाफ के पास आकर बैठ गया। उसने घड़ी पर निगाह डाली। अभी रात के 11 ही बजे थे। वो खिड़की के शिगाफ के पास फर्श पर बैठकर रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जब उसकी घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए तो उसे घुंघरुओं की छन छन सुनाई दी। शहरयार ने चौंक कर अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसने टॉर्च रोशन कर दी, मगर कादम्बरी उस कोठड़ी में नहीं थी। घुंघरुओं की आवाज खिड़की की दूसरी जानिब दूसरी कोठड़ी में से आ रही थी। शहरयार जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने खिड़की के शिगाफ में से दूसरी कोठड़ी में टॉर्च की रोशनी करके देखा। कोठड़ी में सिर्फ एक सुतून के साथ मशल जल रही थी। उसकी धीमी रोशनी में कोठड़ी के कोने में से अचानक कादम्बरी रक्स करती हुई नमींदार हुई। उसके बालों में फूल सजे हुए थे और वो लहरा लहरा कर रक्स करती आ रही थी। कोठड़ी के वस्त में आकर उसने गोल दायरे में नाचना शुरू कर दिया। फिर नाचते नाचते कादम्बरी खिड़की के पास आई जहां से शहरयार झांक रहा था। शहरयार के करीब आकर वो मुस्कुराई और हाथ के इशारे से उसे अंदर बुला लिया। शहरयार शिगाफ में से दूसरी कोठड़ी में उतर गया। उसके उतरने के बाद कादम्बरी रक्स करते करते रुक गई और शहरयार का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। शहरयार बोला, मैं कैसे न आता कादम्बरी, ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। कादम्बरी ने कहा, यह मेरी भी जिंदगी और मौत का मामला है, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी के साथ ही मेरी जिंदगी है, और जब तक सरदार शंकर राव मर नहीं जाता हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आओ। तुम्हें वो रस्म अदा करनी होगी जिसके बाद तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति फिर से बेदार होकर सरदार शंकर राव भूत को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। आओ। कादम्बरी शहरयार का हाथ थामे सामने वाली दीवार की तरफ बढ़ी। वो शहरयार को साथ लिए दीवार में से गुजर गई। दूसरी जानिब एक बहुत तंग सी कोठड़ी थी जिसकी छत भी बहुत नीची थी। उस कोठड़ी में भी दीवार के साथ एक मशाल जल रही थी। फिजा में घुटन और अजीब सी बू रची हुई थी। कोठड़ी के फर्श के वस्त में एक शिकस्ता तख्तपोश बिछा हुआ था। कादम्बरी कहने लगी, तुम इस तख्तपोश पर बिल्कुल सीधे लेट जाओ। शहरयार को कादम्बरी पर पूरा एतमाद था। वो तख्तपोश पर सीधा लेट गया। कादम्बरी ने कहा, अब मैं एक सांप को बुलाऊंगी, डरना बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी गर्दन पर हल्का सा डस लेगा। उसका जहर बेअसर होगा। उसके डसने से तुम्हारे अंदर की वो शक्ति बेदार हो जाएगी जो शंकर राव को मौत के घाट उतारने में तुम्हारी मदद करेगी। शहरयार के सामने दूसरा कोई चारायकार नहीं था, चुनाचे उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। कादम्बरी शहरयार के करीब बैठ गई और बुलंद आवाज में कुछ मंतर पढ़ने लगी।
5-7 मिनट तक वो मंत्र पढ़ पढ़ कर कोठरी के एक कोने की तरफ फूंकती रही। फिर उसने कोने की तरफ मुंह करके कहा, शक्ति अब्ताल के नाग, अपना वचन पूरा करो, मैंने तुम्हें बुलाया है। शहरयार भी मशल की रोशनी में कोने की तरफ देख रहा था। कोने की जानिब से किसी सांप की फुंकार की आवाज़ आई। शहरयार के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अगरचे उसे कादम्बरी ने यकीन दिलाया था कि सांप का जहर बेअसर है, फिर भी सांप सांप होता है, उसके डसने की दहशत ही बड़ी होती है। शहरयार दिल में खौफजदा ज़रूर था। फिर कोने में से एक सांप फन उठाए नमूदार हुआ। वो कुंडली मारे हुए था और उसी हालत में फुंकारता शहरयार की तरफ बढ़ रहा था। कादम्बरी ने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। सांप ने शहरयार के तख्तपोश के गिर्द फन ऊपर उठाए उठाए 6-7 चक्कर लगाए। इसके बाद वो उसके चेहरे के करीब आकर उसे तकने लगा। सांप की आंखों में बड़ी ज़बरदस्त मकनातीसी कशिश थी। उसकी ज़बान बार बार बाहर निकलकर लहरा रही थी। कादम्बरी ने मंत्रों का जाप करते करते सांप से कहा, शक्ति अब्ताल, अपना वचन पूरा करो। सांप फन लहराने लगा। वो फन को शहरयार की गर्दन के करीब ले आया और फिर उसे एकदम डस दिया। शहरयार को अपनी गर्दन पर ऐसी चुभन महसूस हुई जैसे किसी ने उसकी गर्दन में सुई चुभो दी हो। सांप के डसने के बाद कादम्बरी उठ खड़ी हुई और उसने सांप से कहा, शक्ति अब्ताल, मैं प्रसन्न हूं कि तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। अब जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। सांप उसी तरफ फुनकारता फन उठाए कोने की तरफ जाकर गायब हो गया। कादम्बरी ने शहरयार पर झुककर पूछा, दर्द तो नहीं हुआ? शहरयार ने कहा, जरा सी चुभन महसूस हुई थी। कादम्बरी मुस्कुराकर बोली, इस जरा सी चुभन ने तुम्हारे अंदर जो जबरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया है, उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम्हारे अंदर की वो सोई हुई ताकत जाग पड़ी है कि जो बड़ी से बड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। शहरयार बोला, मुझे किसी चट्टान को टुकड़े करने की जरूरत नहीं है कादम्बरी, मैं सिर्फ अपने उस मनहूस दुश्मन को खत्म करना चाहता हूं जो मुझे हलाक करने का अहद कर चुका है। कादम्बरी ने कहा, अब तुम ऐसा कर सकते हो। अब तुम्हारी ताकत के आगे सरदार शंकर राव की ताकतें और शक्ति भी बेबस है। उठकर बैठ जाओ। शहरयार उठकर बैठ गया। कादम्बरी भी उसके पास ही बैठ गई। कहने लगी, ये रस्म बहुत ज़रूरी थी जो अदा हो गई है। शहरयार कहने लगा, अब हम अपने दुश्मन शंकर राव को कैसे और कहाँ हलाक करेंगे? कादम्बरी ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ भारत जाना होगा। शहरयार ने ताज्जुब के अंदाज में कादम्बरी की तरफ देखा। भारत यानी इंडिया? कादम्बरी ने कहा, हाँ, तुम्हें मेरे साथ इंडिया जाना होगा। शहरयार ने पूछा, क्या ये ज़रूरी है? कादम्बरी बोली, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दुश्मन शंकर राव अपने असली रूप में हमें वहीं मिलेगा और वहीं उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। मगर मेरे पास तो कोई पासपोर्ट नहीं है। शहरयार ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकूंगा? कादम्बरी कहने लगी, जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम्हें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। शहरयार सोच में पड़ गया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी उसके सामने नहीं था। उसे हर हालत में अपनी जान बचानी थी और वो कादम्बरी के कहने पर अमल करने पर मजबूर था। कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ चला चलता हूँ, मगर वहाँ मुझे कब तक रहना होगा? पीछे मेरी नौकरी का भी मामला है। कादम्बरी बोली, पहले अपनी जिंदगी की फिक्र करो, जिंदा रहोगे तो नौकरी और भी मिल जाएगी। शहरयार बेबस होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। वहाँ कब जाना होगा और भारत में किस जगह, किस शहर में जाना होगा? कादम्बरी ने कहा, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो ये बातें मुझ पर छोड़ दो। हम कल रवाना हो जाएंगे। मैं कल दोपहर के वक्त तुम्हारे हॉस्टल के करीब सड़क पर टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। चलो अब वापस चलते हैं। शहरयार बोला, इतनी रात गए मैं यहाँ से लारियों के अड्डे पर कैसे पहुँचूंगा? कादम्बरी कहने लगी, तुम्हें इस वक्त लारियों के अड्डे पर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें झेलम के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दूंगी। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर झेलम तक ले जाओगी तो आगे लाहौर नहीं ले जा सकती? कादम्बरी बोली, हम अल्पसराओं की भी कुछ हदूद होती हैं।
किसी वक्त हम एक खास जगह से आगे नहीं जा सकती। तुम इन बातों को नहीं समझोगे। आओ मेरे साथ। कादम्बरी शहरयार को आसेबी मंदिर से बाहर ले आई। सितारों भरी रात खामोश थी। बाहर आते ही उसने शहरयार को अपने साथ गायब किया और जहलम रेलवे स्टेशन के पीछे एक जगह ले आई। कहने लगी, यहाँ से तुम्हें लाहौर के लिए कोई रेलगाड़ी या लॉरी मिल जाएगी। कल दोपहर के बाद तैयार रहना। मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर टैक्सी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। कादम्बरी गायब हो गई। शहरयार स्टेशन पर आ गया। मालूम हुआ कि सुबह 7 बजे से पहले कोई गाड़ी लाहौर की तरफ नहीं जाएगी। वो करीबी लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ भी कोई लारी लाहौर नहीं जा रही थी। एक ट्रक माल लेकर लाहौर जा रहा था। शहरयार उसमें बैठकर लाहौर पहुंच गया। अगले रोज उसने दफ्तर से 1 हफ्ते की मजीद छुट्टी ले ली और दोपहर का इंतजार करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सड़क पर आकर देख लेता था। 3:30 बजे उसे हॉस्टल के गेट से कुछ फासले पर सड़क पर एक टैक्सी खड़ी नजर आई। वो उसके करीब गया तो देखा कि कादम्बरी आम शलवार कमीज में मलबूस, सर दुपट्टे से ढांपे एक मुसलमान खातून की तरह टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी थी। वो दरवाज़ा खोलकर उसके पास बैठ गया और टैक्सी चल पड़ी। कादम्बरी ने ड्राइवर को पहले ही बता दिया हुआ था कि उन्हें कहाँ जाना है। टैक्सी लाहौर के मशरकी इलाके में से गुजरते हुए बॉर्डर की तरफ जा रही थी। शहरयार ने कादम्बरी की तरफ झुकते हुए राजदारी से पूछा, जब तुम मुझे अपने साथ गायब होकर जहां ले जा सकती हो तो फिर इस तरह बॉर्डर क्रॉस करने की क्या जरूरत है? कादम्बरी ने धीमी आवाज में कहा, इसमें भी एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमारे कबीले के अल्पसराओं को बाज़ उसूलों की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ती है। टैक्सी जब बॉर्डर के करीब पहुंची तो कादम्बरी ने उसे छोड़ दिया। ढलती सपहर में वो एक जगह सड़क से हटकर दरख्तों के नीचे खड़े थे। ये बॉर्डर के करीब का इलाका था और यहाँ सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। एक शलवार कमीज वाला आदमी उनके पास आ गया। उसने शहरयार से पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हैं? कादम्बरी ने कहा, हमें इंडिया जाना है, अपने एक साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आदमी बोला, क्या तुम्हारे पास वीज़ा पासपोर्ट के कागजात हैं? कादम्बरी ने कहा, हाँ हैं। मुझे दिखाओ, उस आदमी ने कहा। कादम्बरी ने शहरयार का हाथ थाम लिया और शहरयार से मुखातिब होकर बोली, मेरा ख्याल है इसे अपने कागजात दिखा देने चाहिए। और वो दोनों गायब हो गए। शलवार कमीज वाला आदमी हक्का बक्का सा होकर देखता ही रह गया। उसकी अक्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि उसकी आंखों के सामने एक औरत और नौजवान मर्द गायब हो गए हैं। कादम्बरी और शहरयार दूसरे लम्हे एक सड़क पर जाहिर हो गए। सड़क के करीब ही कुछ इमारतें खड़ी थीं और सड़क पर गाड़ियां वगैरह चल रही थीं। शहरयार ने पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? कादम्बरी ने कहा, हम इंडिया में हैं और ये इंडिया की राजधानी दिल्ली का शहर है। यहाँ से हमें आगे जाना होगा। आगे कहाँ जाना होगा? शहरयार ने पूछा। कादम्बरी बोली, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन ये ज़रूर बताए देती हूँ कि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से सरदार शंकर राव का खुफिया आश्रम ज़्यादा दूर नहीं है। तुम उसी खुफिया आश्रम में उसे हलाक करोगे। शहरयार ने कहा, मैं उसे किस तरह हलाक करूँगा? कादम्बरी कहने लगी, ये मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। अभी हम यहाँ से एक रेलगाड़ी पकड़ेंगे। वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गए। कादम्बरी ने यहाँ से किसी जुनूबी शहर के 2 टिकट ले लिए। वो खुद ही पैसे खर्च कर रही थी। 1 घंटे बाद वो दोनों एक रेलगाड़ी में बैठे भारत के जुनूबी इलाके की तरफ चले जा रहे थे। ट्रेन 1 रात और 1 दिन का सफ़र तय करने के बाद दूसरे रोज़ सुबह के वक्त एक छोटे स्टेशन पर खड़ी हुई तो कादम्बरी शहरयार को साथ लेकर वहाँ उतर गई। ये बारिशों का इलाका था और मार्च अप्रैल में भी यहाँ बारिशें होती थीं। उस रोज़ भी आसमान अब्र आलूद था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। ये किसी कस्बे का स्टेशन था। कादम्बरी शहरयार को लिए पैदल ही जा रही थी। जंगलाती इलाका था। दूर दूर पहाड़ी टीले नजर आ रहे थे। कहीं कहीं नारियल के झुंड खड़े थे। खाली ज़मीन पर कहीं घास और कहीं झाड़ियाँ उगी हुई थीं। कुछ देर चलने के बाद जंगल शुरू हो गया। कादम्बरी खामोशी से चलती रही। शहरयार भी खामोश था। उसके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ये औरत उसे कहाँ ले जा रही है? कहीं ये उसे किसी मुश्किल में तो नहीं फंसा देगी?
जंगल का गुंजानपन खत्म हो गया। आगे खुला मैदान था। इस मैदान में भी कहीं कहीं दरख्तों के झुंड मौजूद थे। आखिर शहरयार ने पूछ ही लिया, हमें अभी कितनी दूर चलना होगा? क्या तुम थक गए हो? कादम्बरी ने पूछा। शहरयार बोला, नहीं, थका बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ये उलझन जरूर हो रही है कि आखिर हमें कहाँ तक चलना होगा। कादम्बरी कहने लगी, बस यूं समझ लो कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे से गुजरे तो सामने दरख्तों के और झुंड खड़े थे। वो उनके दरमियान से भी गुजर गए। उनके सामने अब एक चारदीवारी सी थी, जिसकी दीवारों को जंगली बैलों ने ढांप रखा था। उसके अंदर एक टूटा फूटा चबूतरा था। कादम्बरी कहने लगी, यहाँ से शंकर राव का खुफिया आश्रम ज्यादा दूर नहीं है। मैं पता करने जाती हूँ कि इस वक्त सरदार शंकर राव खुफिया आश्रम की किसी अंधेरी कोठड़ी में है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें उसको कहाँ और किस तरह से मौत के घाट उतारना है। तुम इसी जगह पर रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर मुझे देर हो गई तो घबराना मत। मैं हर हालत में शंकर राव बदरू का सुराग लगा कर आऊंगी और इसकी मौत का पूरा इंतजाम करके आऊंगी। इतना कहकर कादम्बरी गायब हो गई। शहरयार शिकस्ता चबूतरे पर बेदली के साथ बैठ गया। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। जहां सांप ने उसे डसा था वहां दो नन्हे से दाने उभरे हुए थे। कादम्बरी ने सही कहा था, उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ था। वो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। जहनी तौर पर वो परेशान जरूर था कि खुदा जाने आगे क्या होने वाला है। जब काफी देर हो गई और कादम्बरी ना आई और वो बैठे बैठे थक गया तो उठकर शिकस्ता चारदीवारी से बाहर आ गया और दरख्तों में इधर उधर टहलने लगा। वो चंद ही कदम चला होगा कि उसे एक जगह दरख्तों में एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो झोंपड़ी के पास आ गया। झोंपड़ी के बाहर पानी का एक मटका पड़ा था। मटके के ऊपर मिट्टी का एक कटोरा रखा हुआ था। शहरयार को प्यास महसूस हुई। उसने मटके से पानी निकाल कर पिया और वापस जाने ही लगा था कि झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा सा था। शहरयार ने झांक कर देखा कि झोंपड़ी में चटाई पर एक बुजुर्ग सूरत दरवेश बैठा है। सफेद बुराक दाढ़ी है और चेहरे पर नूर बरस रहा है। वो डरते डरते झोंपड़ी में दाखिल हो गया। दिल में हैरान था कि उस बुजुर्ग ने मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है। बुजुर्ग का नूरानी चेहरा बता रहा था कि वो मुसलमान है। शहरयार ने सलाम किया और बोला, आपको मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा। मेरे करीब आकर बैठ जाओ। शहरयार बुजुर्ग के करीब बड़े अदब से चटाई पर बैठ गया। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर शहरयार की गर्दन पर उस जगह उंगली रखी जहां सांप ने उसे डसा था। कहने लगे, तो यहां सांप ने डसा था? जी हां, शहरयार बोला। लेकिन आपको यह सब कुछ कैसे मालूम हो गया? बुजुर्ग ने फरमाया, जब आदमी के अंदर की आंखें खुल जाती हैं तो उसे सब कुछ मालूम हो जाता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें सांप से क्यों डसवाया गया था और उस सांप के जहर ने तुम्हारे अंदर क्या असर किया है। शहरयार बोला, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि मैं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूं और यहां क्यों आया हूं। बुजुर्ग ने कहा, मैं जो कुछ जानता हूं उसका एक लफ्ज भी तुम्हें नहीं बता सकता। इस वक्त मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए बुलाया है। बाहर जाकर कटोरे में थोड़ा सा पानी ले आओ। शहरयार उसी वक्त उठकर झोंपड़े से बाहर गया और कटोरे में पानी लेकर आ गया। इस दौरान बुजुर्ग ने अपनी सिदरी में से एक छोटी सी पुड़िया निकाल ली थी और उसे खोल रहे थे। शहरयार कटोरा लेकर उनके सामने बैठ गया। पुड़िया में सफेद रंग का थोड़ा सा सुफूफ था। बुजुर्ग ने पुड़िया शहरयार की तरफ बढ़ाकर कहा, यह सुफूफ पानी के साथ पी जाओ। शहरयार ने सुफूफ पानी के साथ अपने हलक में निगल लिया। सुफूफ खुश जायका था। बुजुर्ग ने फरमाया, सुनो, तुम समझते हो कि तुम्हें उस औरत ने सांप से इसलिए डसवाया था कि तुम्हारे अंदर सोई हुई ताकत को बेदार किया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। उस औरत ने तुम्हें एक सांप से इसलिए डसवाया था कि कलमा गो मुसलमान होने के नाते तुम्हारे अंदर पहले से जो ताकत मौजूद है उसे सुला दिया जाए और बदरू शंकर राव बेखौफ होकर तुम्हें मौत के घाट उतार दे।
شہریار تو حیران رہ گیا، کہنے لگا لیکن کادمبری نے تو میری جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا، وہ خود شنکر راؤ بدرو سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اس بارے میں راز کھولنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے اعمال کی سزا کی پکڑ میں ہو، اور یہ جزا اور سزا کا معاملہ ہے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت دخل نہیں دے سکتی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہارے اندر اس ایمانی طاقت کو پھر سے بیدار کر دوں جس کو تمہارے لالچی اعمال اور اس سانپ کے زہر نے سلا دیا تھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب وہ طاقت جو ہر کلمہ گو مسلمان کی روح میں موجود ہوتی ہے، وہ تمہارے اندر بیدار کر دی گئی ہے۔ اب تمہیں کسی بدروح کے ہاتھوں موت نہیں آئے گی، لیکن تمہیں اپنے اعمال کی سزا ہر حالت میں بھگتنا پڑے گی۔ یاد رکھو، اس دنیا میں آدمی جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے، اس کو اس اچھے یا برے عمل کی جزا یا سزا ضرور مل کر رہتی ہے۔ یہ قدرت خداوندی کا اٹل اصول ہے اور اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اب جاؤ، تھوڑی دیر میں وہ عورت واپس آنے والی ہے۔ شہریار کچھ پوچھنے کے لیے بولا ہی تھا کہ بزرگ نے جلالی انداز میں کہا، جاؤ، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ شہریار چپ ہو گیا، سلام کیا اور الٹے پاؤں جھونپڑی سے نکل گیا۔ چند قدم چل کر اس نے سوچا کہ اسے بزرگ کے قدموں میں گر کر یہ ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا کادمبری اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بڑے کرنی والے بزرگ ہیں اور انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ شہریار کے لیے یہ معلوم کرنا اشد ضروری تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ کر جھونپڑی کی طرف چلا تو وہیں بت سا بن کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے درختوں کے نیچے جو جھونپڑی تھی اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ شہریار حیران و پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ قدرت کی طرف سے یہ اس کی ایک طرح سے غیبی مدد تھی اور اسے کریہ المنظر بھوت شنکر راؤ کے ہاتھوں کم از کم ہلاک ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ وہ سر جھکائے شکستہ چار دیواری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کادمبری کی نیت کیا ہے۔ اگر اس نے واقعی اس غرض سے سانپ سے ڈسوایا تھا کہ اس کے اندر جو ایمانی قوت موجود ہے جو ہر کلمہ گو مسلمان کے اندر ہوتی ہے اسے ختم کیا جائے، تو کیا کادمبری ڈرامہ کھیل رہی ہے؟ کیا وہ بھی شنکر راؤ کی طرح اس کی جان کی دشمن ہے؟ وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اب کادمبری کی باتوں کا اعتبار کرے یا نہ کرے۔ روشن ضمیر بزرگ نے بھی کادمبری کی نیت کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی تھی اور اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ شہریار کا ذہن ضرور شک کرنے لگا تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ کادمبری ایسی نہیں ہے۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور شنکر راؤ اس کا بھی دشمن ہے، اور وہ شہریار سے مل کر اپنے دشمن کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر کادمبری نے بقول بزرگ کے ایسے سانپ سے اسے کیوں ڈسوایا تھا جس کے زہر کے اثر سے شہریار کی ایمانی طاقت سو گئی تھی؟ یہ معمہ شہریار کی سمجھ سے باہر تھا۔ چلتے چلتے وہ شکستہ چار دیواری کے اندر پہنچ گیا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن ایک عجیب الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ کبھی وہ سوچتا کہ اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کبھی اسے خیال آتا کہ نہیں، کادمبری کا انتظار کر لینا چاہیے۔ بھاگ جانے سے اس کی جان کریہ المنظر بھوت یا بھتنے کے شکنجے میں پھنسی رہے گی اور اس کا خوف تلوار بن کر اس کے سر پر ہمیشہ لٹکتا رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں بیٹھ کر کادمبری کا انتظار کرے اور دیکھے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ روشن ضمیر بزرگ کے صفوف پی لینے سے کم از کم اسے اتنی تسلی ضرور ہو گئی تھی کہ وہ ان بدروحوں کے قاتلانہ حملوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اچانک اسے کادمبری دکھائی دی۔ وہ اب شلوار قمیص یعنی پاکستانی لباس میں نہیں تھی، اس نے گیروے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، مجھے دیر لگ گئی، کیا کروں؟ ایک تو مجھے شنکر راؤ کا سراغ لگانا تھا، دوسرے اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا بھی تھا۔ شہریار خالی خالی نظروں سے کادمبری کو تک رہا تھا۔ کادمبری شہریار کے اور نزدیک آ گئی۔ اس کے بالوں میں بڑی محبت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ شہریار پر ایک بار پھر کادمبری کی محبت غالب آ گئی۔ اس نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بتاؤ، شنکر راؤ کا کوئی سراغ لگا؟ کادمبری بولی، آکاش کے سارے دیوتا اس وقت میری مدد کر رہے ہیں۔ شنکر راؤ اس وقت اپنے خفیہ آشرم کی ایک کھوٹڑی میں گہری نیند سو رہا ہے۔ اسے ہلاک کرنے کا یہ بڑا سنہری موقع ہے۔
جلدی سے میرے ساتھ آؤ۔ شہریار جیسے کسی غیبی طاقت کے اثر سے اٹھ کر کادمبری کے ساتھ چل پڑا۔ کادمبری شہریار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ گھنے درختوں میں سے گزر رہے تھے۔ کادمبری کو یہ علم نہیں تھا کہ اس نے شہریار کو جس سانپ سے ڈسوایا تھا اس کے زہر کا عمل روشن ضمیر بزرگ کے سفوف کھانے کے بعد شہریار کے جسم میں بے اثر ہو چکا ہے۔ شہریار یقین اور شکوک و شبہات میں الجھا خاموش خاموش کادمبری کے ساتھ چل رہا تھا۔ کادمبری نے آخر پوچھ ہی لیا، تم مجھے کچھ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری ہمدرد ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں۔ شہریار کے لیے ایک حسین عورت کی جانب سے اس طرح کے اظہار محبت کے جملے ایک طلسم کی حیثیت سے کم نہیں تھے، لیکن اس کا ذہن اس لمحے دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ کادمبری اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، کبھی خیال آتا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ تو اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ سوچ کر کچھ پریشان ہوں کہ اگر ہم اس بھوت شنکر راؤ کا کام تمام نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ کادمبری شہریار کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، آکاش کے دیوتا ہمارے ساتھ ہیں اور تمہاری خفیہ طاقتیں بھی بیدار ہو چکی ہیں۔ تم بڑی آسانی سے شنکر راؤ کا کام تمام کر سکو گے، اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ چلتے چلتے وہ جنگل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں سے گزرے۔ یہ جنگل کا جنوب مشرقی علاقہ تھا۔ اس کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا برساتی نالا تھا، اس پر پل بنا ہوا تھا۔ نالے پر سے گزرنے کے بعد شہریار کو ایک چھوٹا سا ٹیلہ نظر پڑا۔ کادمبری کہنے لگی، اس ٹیلے کے اندر شنکر راؤ کا خفیہ آشرم ہے، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں ایک بار پھر تسلی کر لوں کہ یہ بھوت کہیں جاگ تو نہیں پڑا۔ شہریار وہیں ایک طرف بیٹھ گیا۔ کادمبری چلی گئی۔ کریہ المنظر بھت نے شنکر راؤ کا خفیہ آشرم اس ٹیلے کے اندر نہیں تھا جہاں کادمبری گئی تھی۔ شنکر راؤ کا خفیہ آشرم وہاں سے دور کالی پہاڑیوں کے اندر تھا۔ اس ٹیلے کے اندر جس طرف کادمبری گئی تھی ایک اندھا غار تھا، جس میں جانے کا راستہ سوائے کادمبری اور اس کے قبیلے کے سردار شنکر راؤ کے تیسرے کسی شخص کو معلوم نہیں تھا۔ کادمبری ٹیلے کی طرف سے خفیہ راستے سے اندر داخل ہو گئی۔ جب وہ ٹیلے کے اندر 150 فٹ کی گہرائی میں اندھے غار میں آئی تو ایک کھڑکھڑاتی ہوئی مکروہ آواز بلند ہوئی، کیا ہمارے دشمن کو لے آئی ہو کادمبری؟ کادمبری نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے سردار کہ تمہاری داسی ناکام واپس آئے؟ تمہارا دشمن اس وقت ٹیلے کے قریب جنگل کے کنارے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی کریہ المنظر بھتنا شنکر راؤ اپنی گول ابلی آنکھوں والا سر ہلاتا ہوا اندھیرے میں نمودار ہوا۔ کادمبری نے اس کے آگے سر جھکا دیا۔ شنکر راؤ بولا، اس کی مسلمانوں والی شکتی ختم کر دی ہے نا تم نے؟ کادمبری بولی، سردار مہاراج، میں نے اسے اپنے دام میں پھنسا کر شکتال سانپ سے ڈسوا دیا ہے، اب تم بے دھڑک ہو کر اس کے ساتھ منمانی کر سکتے ہو، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کریہ المنظر بھت نے شنکر راؤ کی بانچھیں کھل گئی، زمین پر بیٹھ گیا اور کمر کے پیچھے سے خنجر نکال کر اسے لہرانے لگا۔ لیکن نہیں، میں اسے خنجر مار کر خود ہلاک نہیں کروں گا، وہ اسلام کو ماننے والا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے دل کے کسی کونے میں اسلام کی تھوڑی بہت شکتی موجود ہو، اس لیے میں اسے ایسے طریقے سے ماروں گا کہ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارے گا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جاؤ اسے یہاں لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں آیا ہوا شکار نکل جائے۔ کادمبری اسی لمحے واپس ہو گئی۔ شہریار وہیں کادمبری کے انتظار میں کھڑا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ شہریار اس جگہ پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس پر کوئی ناگہانی آفت نازل ہونے والی ہے۔ وہ سوچتا ہی رہا کہ کادمبری آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، شہریار میرے ساتھ آؤ، کالا بھجنگ بھتنا شنکر راؤ اس وقت گہری نیند سو رہا ہے۔